हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन तो सीटेट के बारे में पता ही चल गई होगी कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है अब शायद 6 सितंबर को प्रस्तावित ना हो सके, क्योंकि इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि 1 सितंबर तक, 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप लोगों का फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा। तो ऐसे में 5 और 6 तारीख को जो आप लोगों का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया था, तो वो जो है अब आगे कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अब आप लोगों का एग्ज़ाम 6 तारीख को नहीं होगा। 100% पूरी ही तरीके से चांस है कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम आगे जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जो है कम मत कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसे ही रखते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम डेट कभी भी अचानक के तौर पर घोषित की जा सकती है, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक वाले क्वेश्चन। जो मैथ में 15 नंबर का पैडोलॉजी आता है, हम वही आप लोगों को शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारा यह क्लास कैसी लग रही है। और तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को लिखता है कि शिक्षक यह भी देखता है। एक विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन को लिखता है और शिक्षक यह भी देखता है कि विद्यार्थी अलग अलग भिन्नों को जोड़ते समय अंश और हर दोनों को सीधे जोड़ने की रणनीति लगातार प्रयोग करता है। शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब कि एक विद्यार्थी है, वो अंश हर के कुछ सवालों को लिखता है और एक ही तरीके से सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब कि वो जो है लासा मासा के प्रयोग के अनुसार नहीं करता है, वह सीधे सीधे अंश और हर को जोड़कर प्रयोग कर रहा है। तो शिक्षक के तौर पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, यही क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कहा गया है समान हर वाले भिन्नों को 4 से 5 उदाहरण देकर जोड़ की प्रक्रिया को पुनः अभ्यास करवाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को समझाने को कहना कि उनके अंश और हर को जोड़ना क्यों उचित है, फिर उनके तर्क को भिन्नों के मॉडल से जांचना चाहिए, या फिर एलसीएम की विधि समझाकर इस प्रश्न को दोबारा हल करवाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया की जांच करनी चाहिए। अगर हम छात्रों को दोबारा से हल करवाने लगेंगे और उनकी प्रतिक्रिया की जांच करने लगेंगे, तो विद्यार्थियों को लगेगा कि हमारा क्वेश्चन गलत है, तो दोबारा से कॉपी दिखाने और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया को करना ही छोड़ देंगे। तो इसका मतलब कि आप लोगों का सी वाला आंसर गलत हो जाएगा। चौथे में लिखा है उनके उत्तर को गलत बताते हुए समान हर बनाने का नियम को स्पष्टीकरण फिर अभ्यास कराएंगे। हम उनको डायरेक्ट तरीके से ये चीज़ नहीं समझा सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो गया। अब चलते हैं बी वाले क्वेश्चन पर। तो बी वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को यह समझाएंगे कि उनके अंश और हर को जोड़ना क्यों उचित है, और फिर उनके तर्क को भिन्नों के मॉडल से जांचेंगे और एलसीएम की विधि से समझाकर इस प्रश्न को दोबारा हल करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट है और पहला वाला जो है वह गलत है, क्योंकि पुनः अभ्यास, बार बार अभ्यास कराने से नहीं हो जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चा गलत तरीके से हल कर रहा है। जब वह शुद्ध तरीके और सही तरीके से करेगा तभी वह जाकर अभ्यास कराना उसका सार्थक होगा। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहले का, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक शिक्षक ने पूछा क्या 2 अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। एक विद्यार्थी ने कहा नहीं, क्योंकि आकृतियां अलग हैं। शिक्षक का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप क्या होगा। ऑप्शन कहा गया है समान क्षेत्र वाली विभिन्न आकृतियों के उदाहरण दिखाकर विद्यार्थी की धारणा को बदलना। मतलब कि एक ही तरीके के हम उसे एंगल को दिखाकर, मतलब कि चाहे स्क्वायर दिखा रहे हैं चाहे ट्रायंगल दिखा रहे हैं, एक ही तरीके के दिखा करके हम विद्यार्थियों की अवधारणा को बदल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं, तो हम इसको बदल नहीं सकते। मतलब पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत हो गया। सेकंड वाला है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालकर दोनों के परिणामों की तुलना करना। अब तुलना करना एक ऐसा सेंटेंस है जो सीटेट के लिए एकदम ही नेगेटिव वर्ड माना जाता है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा।
विद्यार्थी से ऐसी दो अलग अलग आकृति बनाने को कहना जिनका क्षेत्रफल समान हो और अपने निष्कर्ष का तर्क देने को कहना। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी जब खुद से आकृति बनाएगा और उनका क्षेत्रफल समान है या नहीं है, इस चीज़ का निष्कर्ष और तर्क निकालने में सक्षम होगा, तभी उसकी जो है समझ की क्षमता बढ़ेगी। और यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की हम देंगे तो वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा, और विभिन्न प्रकार के बदल बदल के आकृतियाँ निकालने के लिए और तर्क करने के लिए कहेंगे तो संज्ञानात्मकता में उसमें विकास होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। एक बच्चा कहता है कि 0.5 और 0.50 में 0.50 बड़ा है क्योंकि उसमें अधिक अंक हैं। शिक्षक बच्चे की अवधारणा समझ जांचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? मतलब कि एक बच्चा है, वो 0.5 और 0.50 को समझ रहा है, 50 की बड़ा अंक है, जबकि वह दशमलव को नहीं समझ रहा है। आप शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे, मतलब कि उसे किस प्रकार से समझाएंगे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। ऑप्शन में है दशमलव के बाद शून्य लगाने के नियम को समझाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद हम अगर उसमें शून्य लगाने के नियम इसमें समझाने की बात कही ही नहीं गई है। और 0.5 और 0.50 को भिन्नों में बदलकर तुलना करवाना, इसमें भी तुलना शब्द आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। समान मात्रा को अलग अलग निरूपणों में दिखाकर बच्चे से अपनी तुलना करने का कारण स्पष्ट करवाएगा, और संख्या रेखा पर दोनों संख्याएं अंकित व्यवहार बताएगा कि दोनों समान हैं। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि समान मात्रा को अलग अलग निरूपणों में दिखाना और बच्चे से तुलना करवाना और स्पष्टीकरण निकलवाना। जब बच्चा खुद से तुलना करके स्पष्टीकरण यानी कि निष्कर्ष निकालेगा तो उसमें जो है समझ की क्षमताओं का विकास होगा, तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, IQ लेवल उसका बढ़ेगा, मतलब रीजनिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर विकसित होगा। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट है तीसरे का। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक गणित में गलत उत्तर को केवल सुधारने के बजाय बच्चों की सोच समझना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक निदानात्मक होगा? मतलब कि निदानात्मक, इसमें उपचारात्मक शिक्षण को पर बल दिया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि गलत उत्तर को केवल सुधारने के बजाय उसकी सोच को बदलना चाहता है, मतलब कि विद्यार्थियों की सोच को बदलना है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहा गया है बच्चे से उसी प्रकार के प्रश्न को बार बार हम उसी प्रकार के प्रश्न करवाएंगे तो बच्चा जो है वह ऊब जाएगा और दूसरा क्वेश्चन में उसको मन ही नहीं लगेगा। दूसरे ऑप्शन में कहा गया बच्चे से अपनी प्रत्येक गणना बताने को कहना और उस प्रक्रिया का विश्लेषण करना। मतलब ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है, तो यही जहाँ तक राइट भी होगा। तो पहला वाला गलत हो गया। इसमें जो है कि गलती दोहराई जा रही है या नहीं, यह देखना भी नेगेटिव माना जाता है, और सही विधि का प्रदर्शन करके बच्चों को स्वतंत्र रूप से दोहराना शब्द ही नेगेटिव माना जाता है सीटेट में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विश्लेषण के अंतर्गत रखा गया है। विश्लेषण शब्द जो होता है वह खोज के अंतर्गत आता है। जब बच्चा खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, उसमें खोजबीन करेगा, तो उसमें जो है समझ की क्षमताओं का विकास होगा, तो जिसमें बच्चा अपने बौद्धिक तर्क के रूप से विकसित हो जाएगा उसका माइंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के जो है कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए थे, तो आप लोग उसको फटाफट से देख लीजिएगा कि सीटेट में टैग वर्ड जो आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो आप लोग एक बार से देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन जो हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं कि ये कभी कभार जो होता है वो टाइम हम लोगों के लिए कम पड़ जाता है। तो उस टाइम से बचने के लिए अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग इस लॉजिक के तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्या क्या दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वें नंबर का क्वेश्चन है।
एक कक्षा में अधिकांश बच्चे किसी समस्या का एक ही मानक तरीका अपनाते हैं। मतलब कि अधिकांश बच्चे जो है किसी एक समस्या का एक ही तरीका अपनाते हैं, फिर समस्याएं चाहे जो हो। शिक्षक एक विद्यार्थी के वैकल्पिक तरीका को प्रस्तुत करते देखता है। यदि शिक्षक गणितीय तर्क संचार को बढ़ावा देना चाहता है तो सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। मतलब कि उसके IQ लेवल को बढ़ाना चाहता है, रीजनिंग के तौर तरीकों को बढ़ाना चाहता है, तो सबसे उपयुक्त तरीका इसमें से कौन सा होगा। तो विकल्प देखते हैं। वैकल्पिक विधि की शुद्धता जांचकर उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ाना। मानक विधि वैकल्पिक विधि दोनों बोर्डों पर लिखकर बच्चों से केवल उत्तरों की तुलना करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से अपनी विधि समझने और अन्य बच्चों से प्रश्न पूछने तथा दोनों विधियों की दक्षता और तर्क की तुलना करने को कहना। पहले मानक विधि को सभी से करवाकर फिर वैकल्पिक विधि को आंतरिक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें जो है कि पहला वाला जो है वो ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें वैकल्पिक शुद्धता की जांच स्वीकार कर लेंगे। अगर वो बच्चा गलत भी सॉल्व कर रहा है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, तो यह ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। और दूसरे वाले में लिखा है मानक विधि। मानक विधि वैकल्पिक विधि और तुलना करवाना, ये गलत माना जाता है सीटेट के, मतलब बी वाला भी गलत हो गया। अब सी वाले में लिखा है अपनी विधि को समझने, अन्य प्रश्नों से पूछने तथा विधियों की दक्षता और तर्क की तुलना। जब बच्चा खुद से करेगा तो उसे इस चीज़ का ज्ञान होगा, मतलब सी वाला आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। और डी वाले में भी यही लिखा है कि अतिरिक्त करवा कर मानक विधि, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर कह रहा है एक बच्चा किसी समस्या का सही उत्तर अनुमान देता है लेकिन समाधान की प्रक्रिया नहीं बता पाता है। मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है लेकिन किस तरीके से सॉल्व किया यह नहीं बता पाता है। तो शिक्षक को बच्चे की गणितीय समझ का आकलन करना है, तो सबसे उपयुक्त कदम शिक्षक के लिए क्या होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। सही उत्तर को समझ के पर्याप्त प्रमाण मानना चाहिए, या फिर उसी प्रकार से दूसरी समस्या को देखना कि बच्चा उसका सही उत्तर दे सकता है या नहीं। बच्चे से उत्तर तक पहुंचने की संभावना स्पष्ट करवाकर उसके तर्क की जांच करवाना, या फिर बच्चे को लिखित समाधान करने के लिए कहना, क्योंकि मौखिक उत्तर से समझ का आकलन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सही उत्तर को समझ का पर्याप्त प्रमाण मानना, ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी समस्या को देखना कि बच्चा सही से उत्तर दे पाता है कि नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे से उत्तर तक पहुंचने की संभावना स्पष्ट करवाकर उसके तर्क की जांच करना, मतलब कि जब बच्चों के सामने आप खुद ही तर्क की जांच करेंगे तो बच्चे को उस चीज़ समझ में आ जाएगा बिना बताए कि उस छात्र ने कहाँ पर गलतियाँ की हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। और उसके समाधान के लिए कहना मौखिक उत्तरों से आकलन नहीं वर्ड आया है, मतलब ये तो पहले ही गलत हो गया। तो राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी की तुलना करते हुए कहता है कि 7 बड़ा है, मतलब 6 और 7 की संख्या दी हुई है, जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसमें 7 बड़ा है, इसलिए बड़ा क्या होगा, शिक्षक की सबसे पहली उपयुक्ति क्या होगी। इसमें लिखा है ऑप्शन में समान अंश वाले भिन्नों की तुलना का नियम समझाकर उसे अभ्यास करवाना, विद्यार्थियों को उसके निष्कर्ष का आधार पूछकर क्षेत्रीय मॉडल चित्र के द्वारा भिन्नों की तुलना करवाना, या फिर एलसीएम दोनों भिन्नों के हर समान हर में बदलने की प्रक्रिया समझाना, या फिर संख्या रेखा पर दोनों भिन्नों को अंकित करवाकर सही उत्तर लिखवा देना। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो है पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुलना शब्द दिया हुआ है। तुलना शब्द जहाँ भी होता है वह नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और सी वाले में लिखा हुआ है कि हर बदलने की प्रक्रिया को समझाना, मतलब ये भी गलत हो जाएगा।
संख्या रेखा पर दोनों भिन्नों को अंकित करवाकर सही उत्तर। अब बच्चा डायरेक्ट से अगर हम उसी को उत्तर बता देंगे तो वह अपने माइंड पर जोर ही नहीं देगा, ना ही उसे समझने का प्रयास करेगा। तो ये आंसर भी आप लोगों का गलत हो गया, मतलब बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है विद्यार्थियों से उसके निष्कर्ष का आधार पूछकर क्षेत्रीय मॉडल चित्र के द्वारा विभिन्न भिन्नों की तुलना करवाएंगे। जब छात्र खुद ही उसका विश्लेषण करके बताएगा कि उसने यह क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया है और दोनों की तुलना करके वह निकाल के बताएगा कि यह क्वेश्चन क्यों गलत है और ये वाला क्यों सही है, तब उसका IQ लेवल जो है बढ़ेगा, तो उसमें समझ का विकास होगा। मतलब राइट आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बच्चे को क्वेश्चन दिया हुआ के रूप में हल करता है। मतलब कि कोई क्वेश्चन है कि 2 है, 5 है, धन है, उसको किसी रूप में हल करता है। शिक्षक को इस रणनीति के संदर्भ में क्या करना चाहिए? तो मानक गुणा विधि को सिखाकर वैकल्पिक रणनीति को सीमित करना चाहिए। अब सीमित वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए, अब सीमित वर्ड जो है जहाँ कहीं भी आ जाए वो आप लोगों का नेगेटिव वर्ड होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। सही उत्तर का कारण और रणनीति को बिना चर्चा के स्वीकार करना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों की रणनीति का औचित्य समझाकर उसे गुणन के वितरण गुणधर्म से जोड़ना, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक गणना को प्राथमिकता देना, लिखित प्रक्रिया को कम करवाना, तो ये गलत हो जाएगा। गणित में लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही महत्व दिया गया, मतलब राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक विद्यार्थी कहता है कि 0.5 बड़ा है 0.35 यानी 35 से, क्योंकि इसमें 4 35 से बड़ा होता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया में सबसे अधिक अवधारणात्मक दृष्टिकोण क्या होगा? दशमलव की तुलना का नियम लिखवाना, या फिर दोनों को समान दशमलव तक बढ़ाकर तुलना करवाना, दोनों संख्याओं का दृश्य निरूपण संख्या रेखा से जोड़कर विद्यार्थी से तर्क करवाना, या फिर 0.4 को 40/100 और 35 को 35/100 में बदलकर उत्तर बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर 0.4 और 0.35 में जो है सबसे बड़ा कौन सा है, ये दृष्टिकोण बताना है, तो पहले नियम लिखवाना तुलना करना, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें तुलना करवाना यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलना शब्द दिया हुआ है। और दोनों में समान दशमलव के अंक बढ़ाकर तुलना कराना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी वाला होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का दृश्य निरूपण संख्या रेखा से जोड़कर विद्यार्थियों से तर्क करवाना होगा। जहाँ तर्क की बात आ जाएगी वही क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। गणित में विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया एक सुसंगत पैटर्न दिखाई देता है। एक विद्यार्थी है जो गलत उत्तर देता है, सुसंगत पैटर्न दिखाई देता है, तो शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए? केवल अंतिम उत्तर की त्रुटि को सुधारनी चाहिए, या फिर त्रुटि को वैकल्पिक अवधारणा के संकेत के रूप में लेकर उसकी सोच को विश्लेषण करना चाहिए। उसी प्रकार के अधिक प्रश्न देकर अभ्यास करवाना चाहिए, या फिर मानक विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब मानक विधि तो नेगेटिव वर्ड होता है सीटेट में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका मानक वाला पहले काट देते हैं। अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे। अगर बच्चा गलत कर रहा है, पैटर्न सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो गलत तरीके से ही वो अभ्यास करेगा, फिर वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो हम उसे सही विधि बताने के बाद अभ्यास करवाएंगे। और इसमें पहले वाले लिखा है केवल अंतिम उत्तरों की त्रुटि सुधारनी चाहिए, तो अंतिम उत्तरों की त्रुटि ही सुधारेगा। बाकी क्वेश्चन गलत हैं तो क्या गलत ही रहने देंगे, हम उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, उसकी हमें सभी को समान दृष्टि से देखते हुए सभी को समान तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे विश्लेषण के तौर पर। तो दूसरे वाले में लिखा है त्रुटि को वैकल्पिक अवधारणा का संकेत के रूप में लेकर उसकी सोच का विश्लेषण करना चाहिए, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का 10 में बी वाला क्वेश्चन का आंसर
सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हुए हैं और कितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आ जाएगी इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो आज हम आप लोगों का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।